बच्चों, स्वागत है विनर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि यदि कोई पार्टनर फॉर्म से रिटायर होता है या किसी पार्टनर की डेथ होती है तो एक्यूमुलेटेड जो प्रॉफिट एंड लॉसेस है उनका हमें ट्रीटमेंट किस तरह से करना होता है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि यदि कोई पार्टनर हमारे ड्यूरिंग द ईयर अगर रिटायर होता है, जरूरी नहीं है कि पार्टनर ईयर एंड पे ही रिटायर हो, 31 मार्च को ही जिस टाइम पे हम अकाउंट्स क्लोज करें। हो सकता है कि यदि कोई पार्टनर जुलाई में रिटायर हुआ हो या दिसंबर में रिटायर होता है या किसी पार्टनर की जो डेथ है मिडिल ऑफ द ईयर अगर होती है तो हमें क्या क्या एडजस्टमेंट करने होते हैं और किस तरह से करने होते हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं कि यदि पार्टनर मिडिल ऑफ द ईयर में रिटायर होता है तो हमें क्या क्या एडजस्टमेंट करने होते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारा जो अगर अकाउंटिंग ईयर जो है वो 1 अप्रैल, हम एक एग्जांपल मान लेते हैं 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक था। अगर कोई पार्टनर 31 मार्च 2020 को ही रिटायर होता है तो इस दिन तो हमने बैलेंस शीट बना रखी है या इस दिन का हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना रखा है, तो हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट करने में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई पार्टनर जो है वो हमारा 1 जुलाई को अगर रिटायरमेंट लेता है या फिर किसी पार्टनर की अगर इस डेट को डेथ हो जाती है, तो अब क्या करेंगे। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, हमारी फर्म से जा रहा है या जिसकी डेथ हो रही है, उसको हमें 31 मार्च के बाद में, मतलब अप्रैल मंथ का, मई मंथ का और साथ में ही जून मंथ का, भाई 1 जुलाई को तो रिटायर हो गया तो जुलाई का तो कुछ मिलेगा नहीं, तो अप्रैल मई और जून इन 3 महीने के लिए हमें उसकी जो कैपिटल है उस पे इंटरेस्ट पे करना होगा। अगर उसने कोई ड्राइंग्स करी है तो वो उसकी कैपिटल से माइनस करनी होगी। इसने जो ड्राइंग्स करी है उस पे हमें क्या करना होगा, इससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लेना होगा। साथ ही साथ इन 3 महीने के लिए उसका जो भी सैलरी या फिर रेम्यूनरेशन या आप कह सकते हैं कि कमीशन ऑन सेल्स, अगर ये कोई बनता है उसका, तो हमें इसको ये भी पे करना होगा। तो ये जो कैलकुलेशंस हैं ये तो इजी हैं। क्यों? क्योंकि हम साल भर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लेते हैं कि देते हैं, तो अब हम 3 मंथ्स का कैलकुलेट कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमने 12 महीने का कैलकुलेट करके देखा हुआ है, तो अब हम 3 मंथ्स का कर लेंगे। सैलरी हमें पर मंथ दी भी होती है तो हम 3 मंथ्स की दे देंगे। तो ये तो इजी एडजस्टमेंट है। जो सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है वो किस चीज का है, प्रॉफिट या फिर लॉस का। देखिए हम लोग पी&एल अकाउंट तो क्या होता है कि ईयर एंड होगा तब हम बनाएंगे। जैसे अब 31 मार्च 2020 को हमने बनाया था, अगला प्रॉफिट एंड लॉस अब हम कब बनाएंगे, 31 मार्च 2021 को बनाएंगे, 2021 को बनाएंगे। लेकिन पार्टनर की जो रिटायरमेंट है या डेथ है वो हो गई 1 जुलाई को। तो ये जो 3 मंथ्स का है इसका हमें क्या करना होगा, इसका प्रॉफिट या लॉस हमें कैलकुलेट करना होगा। अगर हमारी फर्म में प्रॉफिट होता है तो हम उस पार्टनर की कैपिटल में ऐड कर देंगे, उसका बैलेंस बढ़ जाएगा, हमें उसको ज्यादा रुपए देने होंगे। अगर हमारी फर्म में लॉस होता है तो हम उसकी कैपिटल से ये वसूल कर लेंगे, हम उसकी कैपिटल में से जो है वो माइनस कर देंगे। हम कहेंगे कि भैया इतना लॉस हो गया है, आपकी कैपिटल से इससे रिकवर करेंगे। ठीक है, तो हमें प्रॉफिट या लॉस का एडजस्टमेंट सबसे मेन है और इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि हमें इसका एडजस्टमेंट कैसे करना है। अब देखिए ये जो अप्रैल मई और जून 3 मंथ्स का हमें जो प्रॉफिट या लॉस उस पार्टनर को देना है या लेना है, इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो क्या हो सकता है कि हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते हैं और हम ये सोचते हैं कि पिछले साल 1920 में हमने जो प्रॉफिट या लॉस कमाया था वो ही हम 2021 में कमाएंगे, तो उसके हिसाब से हम 3 महीने का कैलकुलेट करके इस पार्टनर को दे देंगे जाने वाले को। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि 1 साल की बजाय हम 3, 4 या 5 पिछले जो भी 3, 4 या 5 ईयर्स है उसका हम एवरेज कर लेंगे और फिर हम जो है इसका प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर देंगे। तो इस तरीके से अलग अलग सिचुएशन हो सकती है प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने की, और हमें किस जो प्रॉब्लम में जो सिचुएशन दी जाएगी हम उसके अकॉर्डिंग इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो हम इससे रिलेटेड जो है वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और वहीं पे सीखते हैं कि हमें किस तरह से प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन
करनी है। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉब्लम नंबर 12। मायरा, शबनम एंड विपुल वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:4:1। तीन पार्टनर थे हमारे, मायरा, शबनम और विपुल, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 5:4:1। प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2019 वॉज 1 लाख। देखिए 31 मार्च 2019 को हमारा जो ईयर खत्म हुआ था उसमें हमारा प्रॉफिट था 1 लाख रुपए का। ठीक है, ये ईयर हमारा यहाँ पे फिनिश हो चुका है। विपुल डिसाइड टू रिटायर ऑन 30 जून 2019। देखिए अगर ये मार्च को रिटायर होता तो हमें कुछ भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमने सारे एडजस्टमेंट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के टाइम पे कर दिए थे। लेकिन विपुल कब रिटायर हो रहे हैं? ये रिटायर हो रहे हैं 30 जून 2019 को। तो मार्च के बाद में अप्रैल, मई और जून 3 मंथ्स का जो है वो हमें इनको रेम्यूनरेशन, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सारे एडजस्टमेंट करने हैं। साथ के साथ प्रॉफिट या लॉस का एडजस्टमेंट भी करना है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द फर्म इज 1:1। हमारे जो दो पार्टनर बच गए, मायरा और शबनम, ये आगे से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस रेशियो में रखेंगे? 1:1 में। कैलकुलेट विपुल्स शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून 2019। तो हमें क्या करना है? विपुल का हिस्सा कैलकुलेट करना है। देखिए अब हम यहाँ पे कौन सा मेथड लेंगे? हम ये मान के चलते हैं कि हमारा 19-20 में भी वही प्रॉफिट होगा जो कि 18-19 में हुआ था। हम लास्ट ईयर को बेस मानेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं assuming profit of 18-19 will be continue in 2019। ठीक है, तो शेयर ऑफ विपुल इन प्रॉफिट्स, विपुल का शेयर कितना होगा? तो हमारा 18-19 का जो प्रॉफिट है वो कितना था? 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट था। अब देखिए ये जो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट था, ढंग से समझिएगा, ये पूरे साल भर के लिए था, जबकि विपुल 31 मार्च के बाद में केवल 3 महीने के लिए हमारी फर्म में पार्टनर रहे हैं, अप्रैल, मई और जून। 30 जून को रिटायर हो गए। तो अगर ये 1 लाख रुपीज साल भर का प्रॉफिट है तो 1 महीने का प्रॉफिट क्या हो गया? हम 12 से डिवाइड कर देंगे। और विपुल को 3 मंथ्स में हिस्सा मिलेगा तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 3 मंथ्स से। बात समझ में आई? सबसे पहले जो 1 लाख का प्रॉफिट है वो साल भर का है और हमें 3 महीने का प्रॉफिट चाहिए, तो हम करेंगे 1 लाख डिवाइडेड बाई 12। तो पर मंथ प्रॉफिट आ गया इंटू 3, जितने टाइम के लिए विपुल पार्टनर है। ठीक है, तो ये 3 मंथ्स का प्रॉफिट आ गया। ये जो 3 मंथ्स का प्रॉफिट आया है ये तो पूरी फर्म का है। अब इसमें विपुल का शेयर कितना है? तो विपुल का शेयर कितना? हमारा पार्टनरशिप रेशियो क्या है? 5, 4 और 1। तो टोटल ऑफ रेशियो कितना हो गया? 5 + 4 9 + 1 10। और उसमें से विपुल का हिस्सा कितना है? 1। तो विपुल का शेयर है 1 और रेशियो है टोटल हमारा 10 का। तो विपुल का हिस्सा कितना बनेगा? हम इसको जो है इजी सी कैलकुलेशन है, इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आएगा हमारा 2500 रुपीज विपुल का शेयर आएगा। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। तो ये प्रॉफिट जो है हम उसकी कैपिटल में ऐड कर देंगे। इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी वो हम इन प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के बाद में समझेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रॉब्लम नंबर 13। तो हमने एक मेथड देखा कि लास्ट ईयर जो हमारा प्रॉफिट हुआ था हम उसी के बेसिस पे जो पार्टनर रिटायर होता है या जिस पार्टनर की डेथ होगी हम उसका प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर देंगे। प्रॉब्लम नंबर 13 में क्या है? इफ विपुल्स शेयर ऑफ प्रॉफिट वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। अब हमें यहाँ पे प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि विपुल का शेयर कैसे कैलकुलेट करना है? लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट के बेसिस पे करना है, एवरेज प्रॉफिट। विच वन, और लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट क्या है? 1,36,000 इन 16-17, 1,54,000 in 17-18 and rupees 1 lakh in 18-19।
तो हमने जैसे अभी पिछली प्रॉब्लम सॉल्व की, हमने उसमें क्या बेस माना था, केवल 18 19 को 1 लाख को। सेम तरीके से हमें सोल्व करना, बस डिफरेंस इतना सा है कि इस बार हमें बेस क्या मानना है, लास्ट 3 ईयर के एवरेज प्रॉफिट को। तो चलिए हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर्स। तो पिछले 3 साल का हम एवरेज कर लेते हैं। 1,36,000 था, 154 और 1 लाख डिवाइडेड बाई 3, तो ये टोटल हो गया 390 डिवाइड बाई 3, 1,30,000, 1,30,000 का हमारा जो है वो एवरेज आया है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, विपुल का शेयर कैलकुलेट करना है। और कितने मंथ तक था विपुल, 3 मंथ्स के लिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं शेयर ऑफ विपुल इन प्रॉफिट। जैसे हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में किया सेम तरीके से कैलकुलेट करना है, बस बेस किसको माना है, एवरेज प्रॉफिट को। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना है, 1,30,000, 1,30,000 रुपए। देखिए मैं वापस से बताऊंगा, ये 1,30,000 रुपए हमारा पूरे साल भर का प्रॉफिट है, मतलब 12 मंथ्स का। और विपुल हमारी फॉर्म में केवल 3 मंथ्स के लिए थे, 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक। तो 1,30,000 डिवाइडेड बाई 12 एक महीने का आ गया, और इंटू 3, क्यों, क्योंकि विपुल 3 मंथ्स के लिए थे। मल्टीप्लाई कर देंगे, विपुल का हिस्सा कितना था, 1/10। तो एक डिवाइड बाई 10 से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं, विपुल का शेयर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4, और 4 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 3,250 रुपए। ठीक है, तो हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में जो है ये देखा था कि 1 ईयर के प्रॉफिट को बेस माना था, और इस बार हमने किसको बेस माना है, इस बार हमने बेस माना है लास्ट 3 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट को। तो इसी तरीके से और क्या क्या पैटर्न हो सकते हैं, तो प्रॉब्लम नंबर 14 में हम देखते हैं, इन केस द एग्रीमेंट प्रोवाइड्स दैट शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर विल बी वर्कड आउट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। ये कह रहे हैं कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, अगर उसका प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना हो किसके बेसिस पे, सेल्स के बेसिस पे। एंड इट इज स्पेसिफाइड दैट द सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 18-19 वर 8 लाख। 18-19 में मैं यहां पे लिख लेता हूं, 18-19 में हमारी सेल्स कितनी थी, हमारी सेल्स थी 8 लाख रुपए की। और 18-19 में हमारा प्रॉफिट कितना था, हमने ऊपर कैलकुलेट किया था 1 लाख रुपए का हमारा प्रॉफिट था 18-19 में। ये देखिए वही प्रॉब्लम कंटिन्यू हो रही है। एंड द सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 टू, ये आएगा 2019, द सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 टू जून 30 2019। देखिए हमारा जो है विपुल कितने महीने के लिए पार्टनर रहा था, 3 मंथ्स के लिए। कब से कब, 1 अप्रैल 19 से लेकर 30 जून 2019, ये जो 3 मंथ्स थे। और इस 3 मंथ्स में हमारी जो है वो सेल्स कितनी है, 1,50,000 हमें यहाँ पे दिया हुआ है। द सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 टू 30 जून 2019 वर रुपीज 1,50,000। विपुल्स शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करिए। तो ये हमें सेल्स दी हुई है, अब हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट। तो देखिए इसका आसान सा तरीका है, हम इसको जो है मैथमेटिकली सोल्व करते हैं कि जब 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट है 8 लाख की सेल्स पे, तो इस 3 महीने में हमने सेल्स करी है 1.5 लाख रुपए की, तो इस पे प्रॉफिट कितना होना चाहिए। तो हम लिखते हैं इफ प्रॉफिट इज रुपीज 1 लाख ऑन सेल्स ऑफ 8 लाख, ठीक है, देन प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ रुपीज 1,50,000 विल बी, कितना होगा। तो देखिए आप इसको ऐसे लिखिए, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है 8 लाख रुपए की सेल्स पे, तो 1,50,000 रुपए की सेल्स पे हमारा प्रॉफिट कितना रहेगा,
तो हम 1,50,000 से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 18,750 रुपए का हमारा जो है वो प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो हम इसको पहले सोल्व कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो 18,750 रुपए का हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, ये कितने महीने का है? ये हमारा 3 महीने का ही प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि हमने सेल्स भी कितने महीने की ली है? 3 महीने की, अप्रैल, मई और जून। तो 3 महीने की सेल्स लिए तो प्रॉफिट भी कितने महीने का है? 3 महीने का ही हमारा प्रॉफिट है। तो अब हमें यहां पर हिस्सा कैलकुलेट करना है किसका? विपुल का। तो शेयर ऑफ विपुल इन प्रॉफिट्स। ठीक है, कब से कब तक का शेयर देख रहे हैं हम? अप्रैल से लेकर जून तक का। तो हमारा प्रॉफिट कितना है? हमारा प्रॉफिट है 18,750 रुपए का। अब यहां पे ढंग से समझना, यहां पे मेरे को इंटू 3 मंथ्स डिवाइडेड बाई 12 करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रॉफिट है ये ऑलरेडी मैंने 3 महीने का कैलकुलेट कर लिया है, क्योंकि जब मेरी सेल्स ही 3 महीने की है तो मेरा प्रॉफिट भी 3 महीने का ही होगा। तो अगर यहां पर ये होता कि ये प्रॉफिट साल भर का होता तो मैं कहता कि ये साल भर का प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाई 12 करो, इंटू 3 करो। लेकिन प्रॉफिट हमारा 3 महीने का ही है, तो हमें इसको मंथ से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो 18,750 रुपए का प्रॉफिट हमने कमाया है अप्रैल, मई और जून में। इसमें विपुल का हिस्सा कितना होगा? तो विपुल का हिस्सा था 1/10। टोटल 10 हिस्से होने थे, जिसमें से विपुल का एक हिस्सा था। तो यह आएगा 1875 रुपीज। 1875 रुपए जो है विपुल को प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। तो हमने यहाँ पे 3 तरह की प्रॉब्लम्स देखी। सबसे पहली, अगर हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है लास्ट ईयर के बेसिस पे। फिर हमने देखा कि अगर हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है पिछले कुछ साल के एवरेज के बेसिस पे। और थर्ड प्रॉब्लम हमने ये देखी कि अगर हमें सेल्स की डिटेल दी हुई है तो पिछले साल हमने जितना परसेंट प्रॉफिट कमाया उतना ही हम करंट ईयर में कमाएंगे, और उस प्रॉफिट में जो है विपुल का हिस्सा कैलकुलेट करके दे देंगे। अब बात ये आती है कि इसकी हमें अकाउंटिंग एंट्री जो है वो किस तरीके से करनी है। तो इसकी जो अकाउंटिंग एंट्री वो बिल्कुल ही आसान है। क्या होगी देखिए, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो कब बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है ईयर एंड पे, जब साल खत्म होगा 31 मार्च को। तो अगर हमें ड्यूरिंग द ईयर या मिडिल ऑफ द ईयर में अगर किसी पार्टनर की डेथ या रिटायरमेंट पे अगर कुछ देना है तो हम उसके लिए क्या अकाउंट ओपन करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट जो है हम ओपन करेंगे। हम इसको कहेंगे पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, हमारी फर्म में अगर प्रॉफिट हुआ और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या जिसकी डेथ हो रही है अगर उसको प्रॉफिट देना हो तो क्या करेंगे? तो देखिए बहुत ही आसान सी बात है, इसको ऐसे याद रखिए। कैपिटल क्या होती है? लाइबिलिटी। कोई भी एंट्री रटने की जरूरत नहीं है, आप कॉन्सेप्ट समझिए। कैपिटल क्या होती है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट। ठीक है, अगर पार्टनर को प्रॉफिट देना है तो इसका मतलब पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी, और पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी तो क्या करेंगे? क्रेडिट को और क्रेडिट कर देंगे। तो प्रॉफिट है तो मैं क्या करूंगा? टू रिटायरिंग या जिसकी डेथ होगी, रिटायरिंग या डेथ पार्टनर की कैपिटल को मैं क्या कर दूंगा? क्रेडिट, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है उसका बैलेंस बढ़ जाएगा। अब डेबिट किसको करूंगा? तो मैंने क्या बताया, यहां पर हम डेबिट किसको करेंगे? पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट को हम यहाँ पे क्या ओपन कर देंगे? सस्पेंस अकाउंट जो है वो ओपन कर देंगे। अगर मान लीजिए कि इस दौरान अगर कोई लॉस होता है तो अब क्या करेंगे? तो इसको आराम से समझिएगा। कैपिटल क्या होती है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट। अगर हमारी फर्म में लॉस होता है तो हम उससे पार्टनर की कैपिटल से वसूल करेंगे, उसकी कैपिटल से रिकवर करेंगे, हम उसकी कैपिटल को कम कर देंगे। तो लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, इसको कम करना हो तो क्या कर देंगे? डेबिट। तो जिस पार्टनर की, या तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसके कैपिटल अकाउंट को तो क्या कर देंगे हम? डेबिट। और ये जो लॉस है ये कहां से आया हमारा?
प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से, तो हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो एंट्री आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब यहां पर हमने जो पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट यहां पर जो डेबिट किया है, अगर प्रॉफिट हो गया तो क्या हो गया डेबिट, ये कहां जाएगा? तो इसका एक बिल्कुल ही आसान सा तरीका है जो कि हम लोग जैसे गुडविल में करते थे कि जिस पार्टनर को गेन हो रहा है वही हिस्सा देगा। तो यहां पर ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हुआ है इसको अब क्या कर देंगे हम क्रेडिट, क्योंकि अकाउंट को बंद करना हो तो हम क्या करते हैं रिवर्स, पी एंड एल सस्पेंस को तो कर देंगे क्रेडिट, और डेबिट क्या होगा, हमारे जो रिमेनिंग पार्टनर हैं, जो पार्टनर बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे उनको हम डेबिट कर देंगे। और किस रेशो में करेंगे, गेनिंग रेशो में, जिसको जितना फायदा मिला है, जैसे हम लोग गुडविल में करते थे ना उसी तरीके से हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। अगर हमारा लॉस था, उस पार्टनर से हमने जो लॉस वसूल किया, उस टाइम पे क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्या हुआ है क्रेडिट, इसको बंद करना हो तो क्या कर देंगे, पी एंड एल सस्पेंस को तो कर देंगे हम यहाँ पे डेबिट, और टू रिमेनिंग पार्टनर, और किस रेशो में कैलकुलेट करना है भैया, गेन रेशो में कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पे जो हमने प्रीवियस प्रॉब्लम सॉल्व करी है, हम इसी में ही देखते हैं कि हमारी अकाउंटिंग एंट्री क्या होती अगर हम यहाँ पे अकाउंटिंग एंट्री करते तो देखिए यहाँ पर विपुल को प्रॉफिट देना है, तो प्रॉफिट देना तो हम क्या कर देंगे एंट्री टू विपुल्स कैपिटल, क्योंकि विपुल का बैलेंस हम बढ़ा देंगे, टू विपुल कैपिटल कितना हो जाएगा 2500 रुपए का हमें यहाँ पर इसको प्रॉफिट देना था। और डेबिट हम किसको कर देंगे यहाँ पे, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट को जो है वो डेबिट कर देंगे। ठीक है, फिर ये जो पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट है ये कहां पर जाएगा, यहाँ पे डेबिट हुआ है तो इसको बंद करना हो तो हम क्या कर देंगे क्रेडिट टू पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट, और डेबिट किस किस को कर देंगे, रिमेनिंग पार्टनर कौन है, मायरा और शबनम, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मायरा और यहाँ पे हम लिख देंगे शबनम डेबिट। किस रेशो में जाएगा, गेनिंग रेशो में। अब गेनिंग रेशो कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, वो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग में से ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग हम माइनस कर देंगे तो हमारा गेनिंग रेशो कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो है हम प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक आप लोग ये कैलकुलेट करना सीखें कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या जिसकी डेथ हो रही है ड्यूरिंग द ईयर, उस केस में हमें प्रॉफिट लॉस किस तरह से कैलकुलेट करना है, अलग अलग कंडीशंस हो सकती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसको जो अमाउंट फाइनली पे करनी है उसका हमें डिस्पोजल कैसे करना है। डिस्पोजल का मतलब हो गया कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, मान लेते हैं कि वो हमारी फॉर्म के 80,000 रुपीज मांगता है, तो क्या हम इसको नगद दे दें या फिर आधा नगद दे देते हैं 40,000 रुपए, आधे को क्या बना देते हैं लोन, या हो सकता है हमारे पास में पैसे नहीं है तो हम क्या करेंगे इसको पूरे को लोन में कन्वर्ट कर देंगे। तो इससे रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हैप्पी लर्निंग।